नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले श्रोमणी अकाली दल ने बड़ा दांव चल दिया है। अकाली दल ने चुनाव के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है यह कदम पंजाब में दलित समुदाय के वोटों को अपने पाले में लाने के लिए उठाया गया है। भारत में दलितों की सबसे ज्यादा आबादी पंजाब में है और ये 32% के आसपास है। पंजाब में फरवरी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अकाली दल का बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में उसे एक नए सहयोगी दल की जरूरत थी, जिसकी वह तलाश भी कर रहा था। पंजाब कांग्रेस में भी जारी भीतरी जंग कम नहीं हुई है। अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अध्यक्ष बदलने के सवाल पर कहा कि अगर मेरे हटाने से पार्टी मजबूत होती है तो ऐसा आज ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को मजबूत करने की राह में किसी भी प्रकार से रोड़ा नहीं बनना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 सदस्यों की कमेटी द्वारा सोनिया गांधी को भेजी गई रिपोर्ट पर फैसला जल्द होना चाहिए। फैसले में देरी से पार्टी को नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को भी सम्मानजनक पद दिए जाने की वकालत की। लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार बोलने के कारण फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब इसके विरोध में 15 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी के लक्षद्वीप प्रमुख सी अब्दुल खादर हाजी को 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में कहा गया है कि लक्षद्वीप में भाजपा इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि कैसे वर्तमान प्रशासक पटेल की हरकतें जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और लोगों के लिए अत्यधिक पीड़ा का कारण है। पत्र में राज्य बीजेपी अध्यक्ष से कहा गया है कि आप ये भी जानते हैं कि लक्षद्वीप के कई भाजपा नेता पहले ही प्रशासक और जिला कलेक्टर के विभिन्न गलत कामों पर बोल चुके हैं। बता दें, सुल्ताना के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत बीजेपी के राज्य अध्यक्ष अब्दुल खादर हाजी ने ही कराई है। लक्षद्वीप में इस्तीफा देने वाले बीजेपी नेताओं ने आयशा सुल्ताना के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस के विरोध में लिखे पत्र में कहा कि ऐसे समय में जब भाजपा कार्यकर्ता प्रशासक के अलोकतांत्रिक कदमों की आलोचना कर रहे हैं, आयशा सुल्ताना के खिलाफ उनके परिवार और उनके करियर को बर्बाद करने वाला झूठा और अनुचित मामला दर्ज किया गया है। चिट्ठी में प्रशासक के फैसलों को भी जन विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और लोगों के लिए परेशानी के कारण बनने वाला बताया गया है। बता दें, एक टीवी डिबेट के दौरान आयशा सुल्ताना ने लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को जैविक हथियार कह दिया था और उनको ही लक्षद्वीप में कोरोना फैलाने का दोषी बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करा दिया। महामारी की मार झेल रहे आम आदमी को महंगाई भी छोड़ने के मूड में नहीं है। खाद्य तेलों की कीमतों के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में जहां 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 30 पैसे हो चुकी है और डीजल की कीमत 94 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जून को देश भर में राज्यपालों के आवासों के घेराव का ऐलान किया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा कि 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। घेराव करने वाले किसानों के हाथ में काले झंडे होंगे और हर राज्य के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजा जाएगा। किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा 24 जून को संत रविदास जयंती भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर मनाई जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा पिछले हफ्ते जारी की गई एक रिपोर्ट में राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की तारीफ की है और लॉकडाउन में गुजरात को वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए इस योजना को जीवन रक्षक के रूप में बताया है। रिपोर्ट में मुख्य रूप से दाहोद के आदिवासी जिले के गांव के उदाहरणों का हवाला देते हुए कोरोना के बाद ग्रामीण इलाकों में फिर से हालात बेहतर करने के लिए राज्य सरकार को मनरेगा को लेकर फिर से नई रणनीति बनाने की सलाह भी दी गई है। बता दें, मनरेगा को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने 2006 में शुरू किया था। हालांकि पीएम मोदी ने इस योजना को कांग्रेस सरकार की विफलता करार दिया था और कहा था कि वो इसका ढिंढोरा पीटते रहेंगे। बिहार में आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी की मुलाकात से एक बार फिर राज्य में सियासी अटकलें लगाई जाने लगी हैं।
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को जीतन राम मांझी से उनके घर पर मुलाकात की। बाद में यादव ने बताया कि उन्होंने मांझी से कहा है कि वो गठबंधन में फिर से लौटने के लिए आज़ाद हैं। बता दें, बिहार के बांका जिले के मदरसे में विस्फोट को लेकर मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और बीजेपी के बीच टकराव हुआ है। बीजेपी नेता द्वारा ये कहने कि ये मदरसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए हैं, पर मांझी ने प्रतिक्रिया भी दी। मांझी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भतीजे तन्मय फडणवीस द्वारा तय आयु सीमा से पहले ही कोरोना टीका लगवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि तन्मय ने वैक्सीन लेने के लिए अपने आप को स्वास्थ्य कर्मी बताकर कोरोना का टीका लगवाया था। जिस समय तन्मय ने वैक्सीन लगवाई थी उस समय उनकी उम्र 25 साल ही थी, जबकि उस वक्त 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी और 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू भी नहीं हुआ था। तन्मय के इन दस्तावेजों के आने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा है उनके भतीजे को किस नियम के तहत कोविड वैक्सीन लगाई गई उसकी जांच की जानी चाहिए। भारत में जहां कोरोना वैक्सीन के 2 टीकों के बीच के अंतराल को बढ़ाया गया है, इस बीच अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अगर कोरोना टीकों की 2 खुराकों के बीच का अंतराल अधिक रखा जाएगा तो इससे कोरोना के किसी नए वेरिएंट से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए फाउची ने कहा कि उचित तो ये होगा कि फाइजर के कोरोना टीके की 2 खुराकों के बीच 3 सप्ताह और मॉडर्ना की 2 डोज के बीच 4 सप्ताह का अंतर होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर आपके पास टीकों की उपलब्धता कम है तो अंतराल को बढ़ाना जरूरी हो सकता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से झटका लगा है। इसने अमेरिका में कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे मंजूरी लेने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाएं जो काफी लंबा और पेचीदा भी है। भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के लिए करार करने वाली अमेरिकी कंपनी ऑक्यूजेन इंक ने FDA के सामने आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। अमेरिका द्वारा भारत में बनी कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं मिलने को लेकर नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर देश का अपना विनियामक सिस्टम होता है जहां पर कुछ चीजें दूसरों से मिलती जुलती हैं जबकि कुछ चीजें अलग होती हैं। भारत में पिछले एक दिन में 84,332 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 4,002 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 3,67,000 से अधिक हो गया है और सक्रिय मामले 10,80,000 से अधिक हैं। वहीं अभी तक देश में 1 या 2 डोज टीका लगवाने वालों की संख्या 24 करोड़ 96 लाख से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।